हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर ऑफ कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है आईसीएससी सेमिस्टर 2, आईसीएससी नहीं सॉरी आईएससी सेमिस्टर 2 एग्जामिनेशन का जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग आईएससी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं और जो लोग आईएससी बोर्ड से देख रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमिस्टर 2 का जो एग्जाम होगा उसका जो केमिस्ट्री का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर होगा क्लास 12 का, इसको हम लोग पूरा इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होगा आप लोग जानते ही होंगे 35 मार्क्स होगा, और टाइम अलॉटेड जो टाइम होगा वो 1.5 आवर होगा, तो 1 आवर 30 मिनट्स यहाँ पर होगा। तो ये कुछ चीज़ है जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि गैस कांस्टेंट का वैल्यू या जैसे जो दिया रहता है यहाँ पर दिया गया है वैसे ही वहाँ पर दिया गया होगा। और ये पूरा जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव मोड में होगा, मतलब पिछला जो क्वेश्चन था वो ऑब्जेक्टिव टाइप का था, यहाँ पर सब्जेक्टिव मोड का होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था रहेगा और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पर आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और उसको सॉल्व तुम लोग कैसे करोगे। तो जो लोग चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब करना तब तक के लिए मत भूलना। तो सेक्शन ए में 7 मार्क्स यहाँ पर दिया गया है, अलॉटेड मार्क्स जो है यहाँ पर 7 है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कोई भी एक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जैसे कि ए एरो देके प्रोडक्ट, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, मतलब इसका रेट इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर 1 होगा। कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है फॉलो कर रहा है। तो ऊपर ये जो पावर हम लोग लिखते हैं उसको ही ऑर्डर बोला जाता है। तो बोला गया है कि अगर कंसेंट्रेशन को, व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डबल्ड, तो कंसेंट्रेशन को अगर डबल किया जाए, मतलब कि ए से 2a कर दिया जाए, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, तो रेट क्या होगा। सपोज यहाँ पर इस रेट को हम लोग R1 मान लेते हैं और इसको 1 नंबर दे देते हैं। तो अगर रिएक्शन का रेट जो है वो क्या होगा, R2 होगा, जबकि कंसेंट्रेशन जो है इसको हमने डबल कर दिया, मतलब 2a टू दी पावर 1 कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये R1 बाई R2 कर दे, R1 बाई R2 कर दे, तो यहाँ पर K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A ऐसा आ जाएगा, और इसको अगर 2 नंबर हम लोग दे दे, और नीचे क्या आ जाएगा, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ 2a। तो यहाँ पर समझ ही सकते हो A और A कट जाएगा तो 2, यहाँ पर K और K भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू 2R1। तो मतलब फाइनल जो रेट बनेगा वो इनिशियल रेट का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बिकम्स क्या होगा, 2 टाइम्स, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, देखो एक चीज होता है जनरल रेट कांस्टेंट के, इसका एक जनरल यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स, ऊपर में 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये ऐसे हम लोग जनरल के का जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं सभी जो चीज है यहाँ पर सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको डिटेल में कुछ नहीं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। अगर इसका वीडियो डिटेल में चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना। मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर 1 दिया गया है, मतलब क्या फर्स्ट ऑर्डर, तो n जगह पे 1 लिख दो। तो ये क्या निकल जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब ये 1 माइनस 1 मतलब 0, ये वाला पार्ट चला जाएगा, तो सिर्फ सेकेंड इनवर्स यहाँ पर चला आएगा। तो ये 2 वाला पोर्शन पहला सही हो गया। दूसरा जो होगा इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। तो ऐसे करके फर्स्ट वाला आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट होगा क्या, द ट्रांजिशन मेटल्स शो डैश कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई भी जगह पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें पैरामैग्नेटिज्म शो होता है। तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वाइल Cu प्लस इज डैश बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Ar3d10। 3d10 मतलब क्या, D में 10 ही रह सकता है इलेक्ट्रॉन, और ये फुल फील्ड है। तो ऐसा अगर फुल फील्ड हो जाए, मतलब सभी जगह पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो डायामैग्नेटिक मतलब जो जिसको इलेक्ट्रॉन फील्ड में अगर रखोगे या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे वो रिपेल करेगा उसको, और पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्टेड होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख ही सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में अगर रहे, कोई डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो इसमें पैरामैग्नेटिज्म शो होता है और वो कलर भी शो करता है, एक्चुअली कलर भी शो करता है। और पेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन रहे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिज्म होता है, डायामैग्नेटिज्म, और ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट 3 नंबर, कैल्शियम फॉर्मेट ऑन डिस्टिलेशन गिव्स डैश बट द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट गिव्स डैश। तो यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट को अगर डिस्टिलेट किया जाए, कैल्शियम फॉर्मेट मतलब क्या, कैल्शियम फॉर्मेट मतलब HCOO, यहाँ पर Ca और HCOO, तो इस ये एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन है। इसको अगर तुम डिस्टिलेट कर दो, इसको अगर ड्राई डिस्टिलेशन यहाँ पर कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर ड्राई डिस्टिलेशन जब भी यहाँ पर करोगे, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, क्या, CaCO3, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। देखो CaCO3 ये वाला पोर्शन निकल गया, तो क्या बचा, HCO और H बचा। तो HC डबल बॉन्ड O और H मतलब फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बट डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट, अब कैल्शियम फॉर्मेट और एसीटेट को अगर मिक्स किया जाए तब जाके क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उसको, क्या यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट मतलब CH3 COO Ca यहाँ पर, और CH3 COO मतलब CH3 COO होल टू Ca, और कैल्शियम फॉर्मेट HCOO यहाँ पर Ca और फिर HCOO। इसको अगर ड्राई डिस्टिलेशन किया जाए, सभी क्वेश्चन के टाइम पे ऐसा याद रखना कि ड्राई डिस्टिलेशन अगर कैल्शियम के ऊपर किया जाए तो यहाँ पर CaCO3 निकलता है। तो कैसे CaCO3 निकलेगा, यहाँ पर से ये वाला जो पोर्शन है ये CaCO3 निकल जाएगा, और यहाँ पर से ये जो वाला पोर्शन जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ ये CaCO3 निकल जाएगा। तो 2CaCO3 ये निकल गया। अब ये वाला जो H है ये जाके इधर घुस जाएगा, अटैक कर जाएगा, और ये जो CHO वाला ग्रुप है ये जाके ये CH3 के ऊपर चला आएगा। तो ऊपर से क्या आया, CH3, और इधर CHO, तो CH3 CHO ऊपर से आया, और नीचे से भी देखो CH3CO था और H, तो CH3 CHO, तो 2 CH3 CHO मतलब एसिटल्डिहाइड, क्या होगा, एसिटल्डिहाइड ये तैयार यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये एसिटल्डिहाइड प्रेजेंट था। एसीटोन और इथेनॉल यहाँ पर और मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये फॉल्स दिया हुआ है, यहाँ ये नहीं लगेगा। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। द टाइप क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप का ही हाइब्रिडाइजेशन दिया जाता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, sp3d2 दे सकता है और d2sp3 दे सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, sp3 तो नहीं होगा, dsp2 भी नहीं होगा, sp3d भी नहीं होगा, d2sp3, तो आंसर डी हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 तरीके का ही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है, sp3d2 या d2sp3। तो उसमें से d2sp3 ऑप्शन में था, अगर दोनों ही होता तो बोथ होता ऑप्शन में। 2 नंबर क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ अ सिमेट्रिकल एल्कीन, कोई एल्कीन है जो सिमेट्रिकल है मतलब डबल बॉन्ड उसके दोनों ओर सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है, उसको ओजोनोलिसिस कर दिया है, गिव 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड हैविंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ 44 AMU, द एल्कीन इज। तो एल्कीन क्या था, तो ऐसा एक एल्कीन है यहाँ पर बोला गया है जो सिमेट्रिक है, एल्कीन है जो सिमेट्रिक है, और उसमें ओजोनोलिसिस कर दिया जाए तो O3 और ZnH2O देके, तो यहाँ पर एक एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड नहीं 2 एल्डिहाइड एक्चुअली बना है, 2 into एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है जिसका एटॉमिक जो मास है, मॉलिक्यूलर मास जो है सॉरी, यहाँ पर 44 AMU यहाँ पर दिया गया है। तो हमें ये जो एल्कीन है ये क्या एल्कीन है ये ढूंढना पड़ेगा। पहला तो कंडीशन ये है कि ये सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के दोनों ओर, जैसे कि सिमेट्रिकल एल्कीन का एक एग्जांपल हो गया CH2 इथीन। इसमें देखो डबल बॉन्ड को अगर बीच में से तोड़ोगे तो CH2 लेफ्ट में CH2 राइट में, मतलब क्या, डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन और हाइड्रोजन सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखो इथीन एक एग्जाम्पल है, ये सिमेट्रिकल हो सकता है।
प्रोपीन जो है ये सिमेट्रिकल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो प्रोपीन का ये अनसिमेट्रिकल है, CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर डबल बॉन्ड के बीच में से ऐसे तुम उसको तोड़ोगे तो लेफ्ट में देखो 2 कार्बन और राइट में देखो 1 कार्बन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक जो चीज है इक्वालिटी ये मेंटेन नहीं रहेगा। तो प्रोपीन सिमेट्रिक एल्किन नहीं है, एसिमेट्रिक है, तो ये तो ऑप्शन में गलत हो जाएगा। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन भी नहीं होगा क्योंकि CH3 CH 2CH डबल बॉन्ड में CH2, देखो अगेन यहाँ पर 1 ब्यूटीन में अगर तुम बीच में से ऐसे तोड़ोगे, राइट साइड में 1 कार्बन और लेफ्ट में 3 कार्बन, तो कार्बन हाइड्रोजन का नंबर सेम नहीं है, तो 1 ब्यूटीन भी सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन में क्या बचा, 2 ब्यूटीन बचा, ये एक सिमेट्रिक है और इथीन भी सिमेट्रिक है। अब देखो यहाँ पर बोला गया एल्कीन ऐसा कुछ है जिसमें से 2 एल्डिहाइड आया है, जहां जिसका मॉलिक्यूलर वेट 44 AMU है। तो अगर हम लोग 2 ब्यूटीन को ऐसे मान ले, यहाँ पर ओजोनोलिसिस का डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है और उसका शॉर्ट ट्रिक भी उस वीडियो में मैंने बोला है, तो मैं यहाँ पर उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर वो वीडियो देखना है तो जाके चैनल में तुम देख सकते हो। तो इसमें O3 और ZnH2 अगर हम लोग देंगे, O3 और ZnH2 देके ओजोनोलिसिस करेंगे, तो मैंने क्या बोला था, अगर ये 2 ब्यूटीन है तो इसको बीच में से तुम तोड़ दो, तो दोनों तरफ दो चीज को सेपरेट कर दो, CH3 CH ऐसे डबल बॉन्ड देके, प्लस राइट साइड में CH3 CH और ऐसे डबल बॉन्ड देके, डबल बॉन्ड को मैंने सिंपली तोड़ दिया और ओजोनोलिसिस में ऐसे करके ऑक्सीजन को लिख दो, तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो है चला आएगा। तो CH3 CHO एसिटल्डिहाइड, और दोनों ही एसिटल्डिहाइड सेम मॉलिक्यूल आया है, जिसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास तुम अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो 44 AMU ही आता है, क्योंकि इथिन ऐसा कुछ नहीं, इथिन से अगर तुम ओजोनोलिसिस करोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड आएगा जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है 44 AMU नहीं है, तो आंसर होगा 2 ब्यूटीन। प्राइमरी एमीन व्हेन रिएक्ट्स विथ when warmed with chloroform and alcoholic KOH yield, तो प्राइमरी एमीन जैसे कि RNH2 यहाँ पर दिया गया है, इसके ऊपर तुमने क्या दे दिया, KOH दे दिया, अल्कोहलिक KOH दे दिया और उसके साथ क्लोरोफॉर्म दे दिया, CHCl3 दे दिया, तो उसमें क्या होता है, ये कार्बिलैमिन रिएक्शन होता है और उसमें RNC मतलब आइसोसाइनाइड तैयार होता है और उसके साथ 3KCl और 3H2O ये आता है। तो यहाँ पर KOH भी ये 3 लगेगा, इसका नाम क्या होता है, कार्बिलैमिन, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कार्बिलैमिन रिएक्शन। तो कार्बिलैमिन रिएक्शन इसको बोला जाता है, इससे टॉक्सिक चीज प्रोड्यूस होता है, RNC मतलब आइसोसाइनाइड्स, और ये प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन मतलब जिसके पास NH2 है ऐसा कुछ एमीन ही तैयार कर सकता है ये आइसोसाइनाइड। 2 डिग्री एमीन या 3 डिग्री एमीन आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में 4 नंबर चले आते हैं। द कन्वर्शन ऑफ अ फ्रेश प्रेसिपिटेट टू कोलोइडल स्टेट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, एकदम सही है। इट इज कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ कॉमन आयंस, ये भी सही है, पर कॉमन आयन को ऐड करके पेप्टाइजेशन प्रोसेस को किया जाता है, ये सही है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, ट्रू है, पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं सेक्शन बी, 16 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3। नेम द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। देखो यहाँ पर पूरा जो कंपाउंड है जिसमें CO Cl2 NH3 Cl H2O, देखो H2O मॉलिक्यूल बाहर है और यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल अंदर है, तो सिर्फ देखो यहाँ पर जहां पर भी ऐसा 2 मॉलिक्यूल के बीच में H2O लाइगेंड का ऐसा हेरफेर हो तो उसको क्या बोलते हो तुम, हाइड्रेट या सॉल्वेट, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। अगर नहीं मालूम है कि हाइड्रेट और सॉल्वेट को कैसे तुम इजीली आइडेंटिफाई करोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, इसका डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। तो H2O जहां पर भी देखोगे ऐसा 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया गया है और H2O मॉलिक्यूल जो है, H2O लाइगेंड जो है ये अंदर बाहर ऐसा वेरी कर रहा है, तो उसको ही हाइड्रेट और सॉल्वेट तुम बोल दोगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर CrNH3 Br SO4 बाहर है, CrNH3 SO4 Br, तो देखो SO4 यहाँ पर बाहर है, वही SO4 यहाँ पर अंदर घुस चुका है, तो ऐसे करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आउटर जो एरिया है, आउटर एरिया में SO4 2- आयन मिलेगा तुम्हें, SO4 2- मतलब जो आयनिक पार्ट होगा, और यहाँ पर Br- मिलेगा, मतलब यहाँ पर आयन जो है सॉल्यूशन में अगर ये कंपाउंड को दोगे तो यहाँ पर Br- का टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर SO4 2- का टेस्ट करोगे तब जाके पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म होता है हाइड्रेट या सॉल्वेट एक
तरीके का होता है, दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन और तीसरा होता है लिंकेज आइसोमरिज्म। तो ऐसे करके 4 आइसोमरिज्म टोटल होता है स्ट्रक्चरल के अंदर। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था। तो पहला होगा हाइड्रेट और सॉल्वेट और दूसरे में आयन वेरी कर रहा है इसलिए आयनाइजेशन। नेक्स्ट, राइट केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग नेम रिएक्शंस, रोजेनमान रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन। तो पहला ए हम लोग चले जाते हैं रोजेनमान। अब रोजेनमान में क्या होगा, देखो तुम ऐसे भी दे सकते हो RCOCl एरो देके, या कोई R के जगह पे कोई ग्रुप पकड़ के भी ऐसे दे सकते हो H2 प्लस PD-BSO4। रोजेनमान का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, जाके देख सकते हो। या तुम यहाँ पर लिख सकते हो सल्फर और विनोलिन इन बॉइलिंग xylene, इन बॉइलिंग xylene। तो ऐसे करोगे तो यहाँ पर RCHO प्लस HCl ये निकल जाएगा। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन होता है, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये क्लोरीन को लेके HCl बना देगा और एक हाइड्रोजन वहां पर घुस जाएगा, तो RCHO एल्डिहाइड हो जाएगा। कोई भी एसिड क्लोराइड से ऐसे एल्डिहाइड समझ सकते हो। तो यहाँ पर R इक्वल टू एल्किल या एराइल ग्रुप ऐसे तुम अगर लिख दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हें अगर R पकड़ के नहीं बोलना है तो यहाँ पर तुम CH3COCl पकड़ के भी बोल सकते हो या बेंजीन COCl पकड़ के भी बोल सकते हो। तो कोई भी चीज करोगे तो यहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर R बोला क्योंकि हम यहाँ ये इन जनरल होता है एक्चुअली, तो इसीलिए R को पकड़ के मैंने बोला ये। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, सपोज आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है। तो H या R ऐसे करोगे तो अगर H होगा तो ये एल्डिहाइड बोला जाएगा, अगर R होगा तो इसको कीटोन बोल सकते हो तुम। अब दोनों को ग्रुप पकड़ के भी बोल सकते हो या तुम ऐसे R लिख के भी बोल दोगे तो चला जाएगा। तो ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कंसेंट्रेटेड HCl अगर पकड़ लोगे यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर 4 HCl लगता है और उसमें से 4 हाइड्रोजन यहाँ पर नेसेंट आता है। तो क्या होगा RCH2 और यहाँ पर H और R, तो मतलब यहाँ पर जो CH2 ग्रुप है ये CO ग्रुप था, ये सिर्फ CH2 ग्रुप में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। और ये जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बाइंड करके H2O ऐसे करके निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए 4 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर घुसता है ऑक्सीजन को निकाल के, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकालता है, 2 हाइड्रोजन उधर आके घुस जाता है। तो ऐसे करके तुम्हें एल्केन मिल जाएगा, एल्केन। तो आपके पास अगर एल्डिहाइड या कीटोन हो उससे तुम एल्केन इजीली बना सकते हो। अब यहाँ पर R पकड़ के भी दे सकते हो एग्जाम्पल, या दोनों तरफ CH3 पकड़ लो, या दोनों तरफ एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5 पकड़ लो, या एक तरफ CH3 CHO ऐसा पकड़ लो। तो ऐसे करके कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। मैंने R पकड़ के दिया क्योंकि ये इन जनरल होता है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्शन, यहाँ पर कन्वर्शन दिया गया है एसिटिक एसिड टू एसीटोन। अब देखो ये एसिटिक एसिड टू एसीटोन कैसे तुम करोगे, यहाँ पर CH3COOH ये एसिड होता है, इसको अगर तुम ऐसे 2 मॉलिक्यूल ले लोगे और उसके ऊपर तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया CaOH2 ऐसा तुम दे दोगे तो 2 पानी निकल जाएगा और 2CH3 या ऐसा नहीं यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाएगा CH3COO2 Ca ये आ जाएगा। यहाँ पर हीट कर दोगे और -2H2O यहाँ पर ऐसे लिख दोगे। अब इसको अगर ड्राई डिस्टिलेशन कर दोगे, ड्राई डिस्टिलेशन ऐसे कर दोगे तो CH3 आपका आ जाएगा, CaCO3 ये आपका निकल जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता है, आप यहाँ पर CH3COOH ऐसे लिखो, यहाँ पर 2 कर सकते हो, मैंने एक्चुअली यहाँ पर ड्रॉ करूंगा ऐसे। तो 2 CH3COOH को मैंने ड्रॉ किया। ये एक रिएजेंट होता है मैंगनीज ऑक्साइड MnO और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, इधर से H2O और इधर से CO2 ये निकल जाएगा। तो CO2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और बचा क्या CH3CO और CH3। तो ऐसे करके CH3CO और CH3 ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो इससे भी आपका एसीटोन आ जाएगा। तो एसिटिक एसिड टू एसीटोन ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऊपर वाला जो है फॉर्मेल्डिहाइड टू यूरोट्रोपिन, ये एक
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड 6HCHO, HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड बोल सकते हो, प्लस 4NH3, 4 एमोनिया देना पड़ता है। ऊपर में हीट दोगे तो नीचे -6H2O, और इधर लिख दोगे CH2 होल 4, CH2 होल 6N4। इसको ही यूरोट्रोपिन बोला जाता है, क्योंकि ये यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने में कई बार यूज होता है। ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, यही होगा इसका कन्वर्शन। 6HCHO प्लस 4NH3 हीट देके 6H2O माइनस करोगे तो CH2 होल 6N4। नेक्स्ट, व्हाट इज अ ज़्विटर आयन? रिप्रेजेंट द ज़्विटर आयन ऑफ ग्लाइसिन। ज़्विटर आयन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। A ज़्विटर आयन is a molecule that contains both positively and negatively charged functional groups। तो कोई ज़्विटर आयन ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फंक्शनल ग्रुप एक साथ होता है, एंड नेट चार्ज ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल इज 0। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमाइनो एसिड, जो बायोमोलिक्यूल का एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अमाइनो एसिड, क्योंकि उसमें NH2 ग्रुप होता है जो इसको एमाइन ग्रुप भी बोल सकते हो, जो बेसिक होता है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, मतलब COOH ग्रुप होता है, जिसको तुम एसिडिक ग्रुप भी बोल सकते हो। तो इसीलिए अमाइनो एसिड्स आर वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ ज़्विटर आयंस। तो यहाँ पर ग्लाइसिन का ज़्विटर आयनिक स्ट्रक्चर देने को यहाँ पर बोला गया है। तो हम लोग ऐसे ग्लाइसिन को ड्रॉ कर सकते हैं, NH2CH2 COOH। ये पहला अमाइनो एसिड है, बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे यहाँ पर। इसको ग्लाइसिन बोला जाता है, और ये एसिमेट्रिक अमाइनो एसिड होता है क्योंकि इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं होता। अब यहाँ पर ज़्विटर आयन अगर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो H प्लस है ये निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2N CH2 COO माइनस प्लस H प्लस। अब ये H प्लस जो निकला है यहाँ पर, ये NH2 का यह जो लोन पेयर होगा उसके साथ बाइंड कर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा H3N प्लस CH2 और COO माइनस। तो यही है ज़्विटर आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। सिर्फ इसको ही अगर लिख दोगे तो यहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा। ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर दिखाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मैंने समझाने के लिए यहाँ पर डिटेल में दिखाया कि ग्लाइसिन है एक अमाइनो एसिड। यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट जो अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, उससे एक हाइड्रोजन निकला और वही हाइड्रोजन जाके वो NH2 में बाइंड कर गया। तो देखो एक प्लस चार्ज आ गया और एक माइनस चार्ज आ गया, मतलब ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, 0। ओवरऑल चार्ज आ जाएगा 0। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ज़्विटर आयन, जिसमें ओवरऑल चार्ज 0 होता है। एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होता है यहाँ पर, और ये जो बेसिक ग्रुप है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एसिडिक ग्रुप जो है बेसिक नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर होता है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर C2H5NH2, C6H5NH2 और C2H5 होल 2NH दिया गया है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ मतलब कम से ज्यादा। यहाँ पर सबसे कम जिसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो है C6H5 और NH2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर C6H5 मतलब बेंजीन है, और बेंजीन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस जहां पर भी होगा तो वहां पर बेसिक कैरेक्टर जो है कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो लोन पेयर का डेंसिटी फॉल कर जाएगा और वो H प्लस को डोनेट नहीं कर पाएगा अच्छे से। जहां पर भी रेजोनेंस होता है तो सिंपली जान लो, जहां पर भी रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर का डेंसिटी फॉल कर जाएगा और उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा क्या, C2H5NH2, C2H5 और NH2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर C2H5 जो है ये प्लस I इफेक्ट देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन एमीन के ओर डोनेट करता है, और इसमें क्या होता है, इन का जो लोन पेयर डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जितना इंक्रीज करेगा उतना अच्छा बेस है, पर उससे भी अच्छा होगा क्या, C2H5 होल 2NH, होल 2NH। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5 2 प्रेजेंट है, तो 2 प्रेजेंट है इसीलिए 2 प्लस I यहाँ पर देगा, तो 2 प्लस I देगा, दोनों ओर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट करेगा नाइट्रोजन को, और लोन पेयर डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये बहुत अच्छा बेस है। तो हम लोग यहाँ पर से एक चीज बोल सकते हैं कि रेजोनेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर। और जो प्लस I इफेक्ट है, रेजोनेंस या तुम बोल सकते हो कि माइनस I इफेक्ट भी होगा तो भी बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, और प्लस I इफेक्ट होगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर पूरा उल्टा है, प्लस I होगा तो डिक्रीज करेगा, माइनस I होगा तो इंक्रीज करेगा।
What are the products formed when benzene diazonium chloride reacts with phenol in weak alkaline medium? इसको क्या बोला जाता है? कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग रिएक्शन क्या बोला गया है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, और उसके साथ क्या दिया गया है? फेनॉल. फेनॉल एसिडिक कंपाउंड है, ये पैरा में एक हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर वीक एल्कालाइन मीडियम मतलब OH माइनस ऐसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ. तो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होगा जैसे ही तुम इसको हीट करोगे HCl निकल जाएगा, और यहाँ पर पूरा जो कंपाउंड है इसको तुम ऐसे जोड़ सकते हो, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड देके ऐसे OH. तो ये एक्चुअली कंपाउंड तैयार होता है, और वही रिएक्शन को इसको कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है. यहाँ पर इक्वेशन भी देने को बोला है तो मैंने इक्वेशन यहाँ पर दे दिया है. और इसका नाम अगर यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ पर पैरा में OH है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. एजोबेंजीन, तो एजोबेंजीन क्योंकि दोनों बेंजीन के बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंकेज है, इसको एजोबेंजीन बोला जाता है. और पैरा में हाइड्रोक्सी है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, या इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो एजो डाई. ये डाई फॉर्म करता है एक्चुअली. और इसका जो कलर होता है एक्चुअली, ये कलर क्या होता है? इसका कलर जो होता है ये ऑरेंज होता है, ऑरेंज होता है. यही अगर डायजोनियम को तुम अगर एनिलीन के साथ रिएक्ट कर दो तो उसका कलर येलो हो जाता है, और उसमें एसिडिक मीडियम रहता है, तो उसमें पैरा एमिनो एजोबेंजीन ये नाम हो जाता है. तो ये सभी कपलिंग रिएक्शन का पार्ट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला गया है? गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. एक नंबर जो क्वेश्चन है बोला गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू टेक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इंस्टीड ऑफ नेचुरल स्वीटनर. तो डायबिटिक जो पेशेंट होता है जानते ही होंगे, उसमें नेचुरल स्वीटनर जो होता है, जैसे कि कोई भी शुगर होता है, कि सुक्रोज होता है, कि जो टेबल शुगर हम लोग बोलते हैं, कि उसको रिकमेंड नहीं किया जाता. इंस्टीड ऑफ दैट क्या रिकमेंड किया जाता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर को रिकमेंड किया जाता है. अब क्यों इसका रीजन देने को बोला है, तो यहाँ पर मैंने एक नंबर का आंसर लिख दिया है. डायबिटिक पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू टेक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स सच एज सैकरिन. यही मोस्ट ऑफ द केसेस रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी एंड इज एक्सक्रीटेड एज सच थ्रू यूरिन विदाउट अफेक्टिंग द हार्ट, लिवर एंड किडनीज. तो यहाँ पर क्या होता है? एक्चुअली ये बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, क्योंकि इसको डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम्स होता है वो बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता. तो ये किसका यहाँ पर है? ये एक्चुअली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है. द यूज ऑफ एस्पार्टेम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड ड्रिंक्स. तो कोल्ड फूड और ड्रिंक के अंदर एस्पार्टेम का यूज लिमिटेड है. कोई भी फूड जिसको कुक किया जाता है उसके अंदर एस्पार्टेम को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि एस्पार्टेम क्या होता है? एस्पार्टेम एक्चुअली, यहाँ पर मैंने बेसिक एक डिस्क्रिप्शन दिया है, इस पार्ट को तुम स्किप भी कर सकते हो. एस्पार्टेम इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर. इट इज रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर, जो हमारा नॉर्मल सुक्रोज होता है. इट इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन. तो यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड होता है, ये जानना बहुत जरूरी है. तो ये सब नहीं लिखोगे तब भी चलेगा. यहाँ पर से एक्चुअली यूज ऑफ से यहाँ से आंसर एक्चुअली स्टार्ट होता है. यूज ऑफ एस्पार्टेम इज लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर. क्योंकि इसको अगर हायर टेम्परेचर पे तुम कुक करोगे तो ये अनस्टेबल हो जाता है, डिग्रेड किया जाता है. तो इसीलिए डिग्रेड हो जाता है, इसीलिए इसको कोल्ड फूड्स में ही यूज किया जाता है या सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, कि उसको क्योंकि उसको कुक करना नहीं पड़ता. तो ये हमारा जो रीजन वाला क्वेश्चन था 7 नंबर, ये हो गया. नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल दिया गया है. क्या बोला गया है? रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स when temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. तो 293 Kelvin मतलब इसको अगर हम लोग T1 मान लेते हैं, T1 इक्वल टू 293 Kelvin, और यहाँ पर T2 इसको हम लोग देख लेते हैं कि 313 Kelvin. तो यहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं कि दोनों टेम्परेचर दिया गया है. बोला गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स. अब ये रेट अगर कोई भी जगह पे हम लोग ये जान लेते हैं कि रेट, ये हम लोग जानते हैं कि रेट इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होल टू दी पावर n, जहां पर n जो होगा ये ऑर्डर होगा. इसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोल सकते हो.
जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो रेट इक्वल टू K इंटू रिएक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। तो हम लोग ये बोल ही सकते कि रेट अगर इंक्रीज जितना करेगा K भी उतना ही इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो ऐसे ही एक एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर निकालने को बोला है। एक्टिवेशन एनर्जी का एक एक्चुअली रिलेशन है जो जानते ही होंगे, log K2 डिवाइडेड बाई K1 इक्वल टू EA, मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी, इसको ही कैलकुलेट करने को बोला गया है, डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 8.314 इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो ये जो फॉर्मूला एक्चुअली होता है, ये होता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, जहां पर दो टेम्परेचर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है और यहाँ पर K1 और K2 भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो बोला गया है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, तो मतलब क्या, K2 एक्चुअली जो होगा वो 4K1 हो जाएगा। तो K1 तो K1 था ही इनिशियली, अगर K2 जो होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, मतलब 4K1। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते कि log 4K1 डिवाइडेड बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 इंटू आर का जो वैल्यू होता है 8.314 यहाँ पर दिया गया है, और ये जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आर का यूनिट जो है जूल में दिया गया है। 1 बाई T1 मतलब 293 माइनस 1 बाई 313। तो ये इसको अगर इधर से हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से EA को निकालना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल, उसको तुम किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर K1 को मैंने काट दिया है, तो ये हो जाएगा log 4। अब ये log 4 को तुम log 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू यहाँ पर आ जाएगा क्या 313 माइनस 293 डिवाइडेड बाई 293 इंटू 313, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाएगा log 4। अब ये log 4 को तुम क्या कर सकते हो, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये स्क्वायर वाला पार्ट आगे अगर आ जाए तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, उसको 2 log 2 भी लिख सकते हो। तो उसको क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 2 log 2 इक्वल टू EA बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 माइनस 293। तो यहाँ पर 313 जो होगा माइनस 293, तो ये एक्चुअली आ जाएगा क्या 20 डिवाइडेड बाई 293 इंटू 313। यहाँ पर log 2 का जो वैल्यू होता है कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। ये log 2 का वैल्यू एक्चुअली 0.301 होता है। तो इसको अगर पुट करोगे तो तुम्हारा EA जो होता है ये निकल आएगा। तो कितना निकलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आंसर एक्चुअली आएगा अगर तुम कैलकुलेट करोगे EA का, इसका आंसर आएगा EA इक्वल टू 52859.82। ये जूल में आ गया। अब इसको तुम अगर किलो जूल में कन्वर्ट कर दोगे तो EA इक्वल टू 52859.82 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पर किलो जूल में आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 52.859, मतलब 52.86 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जूल पर मोल में निकला है, तो किलो जूल पर मोल में आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर रिकमेंडेड जो होता है वो एक्चुअली होता है क्या, किलो जूल में ही आंसर दिया जाए, क्योंकि उसमें वैल्यू जो होता है SI यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किलो जूल में ही यहाँ पर लिखना, तो किलो जूल पर मोल में आपका ये आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में न्यूमेरिकल था। इसका कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो होता है, कैलकुलेटर अलाउड है पर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया है क्या, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर इथाइलएमीन एंड नाइट्रस एसिड, इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा। इथाइलएमीन मतलब C2H5 और NH2, और नाइट्रस एसिड का मतलब क्या है HONO। इसको HNO2 भी बोल सकते हो, मैंने एक्चुअली इसको HONO लिखा है यहाँ पर, इसको आप HNO2 भी बोल सकते हो।
तो ये नाइट्रस एसिड हो गया। इसमें रिएक्शन कराओगे तो क्या क्या होगा, यहाँ पर देखो ये वाला जो नाइट्रोजन है और ये वाला जो नाइट्रोजन है जिसको मैंने ब्लू से यहाँ पर मार्क किया है, ये नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो H2 है जिसको मैंने ऐसे बॉक्स किया है, और यहाँ पर जो H2 है और यहाँ पर जो O है जिसको मैंने बॉक्स किया है, ये भी निकल जाएगा। तो प्लस H2O, तो N2 निकल गया, H2O निकल गया, तो ये जो OH वाला जो पोर्शन है ये जाके C2H5 के साथ जुड़ जाएगा। तो C2H5OH आपका बन गया क्या, इथानॉल। ये आपका इथानॉल मतलब अल्कोहल आ गया। तो कोई भी जगह पे, और यहाँ पर टेम्परेचर एक्चुअली ग्रेटर देन 278 केल्विन होता है जनरली, मतलब 5 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है यहाँ पर। तो इथाइल एमीन और नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराओगे, या कोई भी प्राइमरी एमीन या नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल ही तैयार हो जाता है। तो ये 1 नंबर जो क्वेश्चन था ये हो गया हमारा। अब 2 नंबर क्वेश्चन में चले आते हैं। 2 नंबर में क्या बोला है, एनिलीन के साथ एसिटाइल क्लोराइड। अब ये एनिलीन क्या है, एनिलीन को तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, NH और H ऐसे करोगे, NH2 होता है ये एनिलीन, प्लस एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ClCOCH3 मतलब CH3COCl। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, यहाँ पर एक्चुअली एक सॉल्वेंट देना पड़ता है जिसको बोला जाता है पिरिडीन, इसको देना पड़ता है। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पर से देख ही सकते हो ये जो H है और ये जो Cl वाला पोर्शन है ये निकल जाएगा, तो HCl। इसको समझाने के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। एग्जाम में तुम चाहो तो ऐसे ड्रॉ नहीं भी करो तब भी चल जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हो तो लिख देना, NHCO और CH3 ऐसे करोगे तो ये बन जाएगा आपका NHCO CH3, और इसका नाम क्या होता है एक्चुअली, एसीटेनिलाइड। एसीटेनिलाइड, एसीटेनिलाइड इसका नाम होता है। तो ऐसे करके दोनों ही इक्वेशन हमने यहाँ पर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 10, गिव 1 केमिकल टेस्ट। ये वाला जो डिस्टिंग्विश करने का जो क्वेश्चन है और केमिकल टेस्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर सभी जो डिफरेंस कैसे होता है और कौन कौन सा रिएक्शन से होता है ये मैं उसमें डिस्कस कर दूंगा। तो गिव 1 केमिकल टेस्ट फॉर ईच टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। जैसे कि एसिटाल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, यहाँ पर एक्चुअली होता है क्या, फेलिंग सॉल्यूशन से तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन, ये फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर इक्वेशन भी देना पड़ता है, तो इक्वेशन देके आना, नहीं तो मार्क्स यहाँ पर कम हो जाएगा। 2Cu2+ और प्लस 5OH-, ये एक्चुअली होता है, और OH- का माइनस जो है इधर लिख सकते हो, ये ऊपर गलती से लिख गया है। तो ऐसे करोगे तो एसिटाल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड में फेलिंग सॉल्यूशन दोगे तो ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कैसे, एक्चुअली एसिटाल्डिहाइड जो होता है ये एलिफेटिक कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, एलिफेटिक कंपाउंड होता है। और ये बेंजल्डिहाइड जो होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड में रेड कलर का प्रेसिपिटेट तैयार करता है, क्योंकि कोई भी एलिफेटिक अगर एल्डिहाइड है उसमें ये तैयार करता है। पर बेंजल्डिहाइड जो कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसमें ये फेलिंग सॉल्यूशन रिस्पॉन्ड नहीं करता। टॉलेंस होता तो दोनों में ही रिस्पॉन्ड कर देता, पर फेलिंग ऐसा नहीं करता। फेलिंग सिर्फ एरोमेटिक एलिफेटिक में ही रिस्पॉन्ड करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड में। एरोमेटिक एल्डिहाइड में ये रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो इसीलिए एसिटाल्डिहाइड जो है यहाँ पर देख ही सकते हो रेड पीपीटी यहाँ पर तैयार हुआ है, पर बेंजल्डिहाइड में कोई रिएक्शन यहाँ पर होगा नहीं, बेंजल्डिहाइड में कोई नहीं रिएक्शन यहाँ पर होगा। और यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, CH3CHO, ये CH3COO- या माने CH3COOH बनाता है, जो कि ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, जिसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। और ये टॉलेंस वाला जो फेलिंग वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली रिड्यूस्ड होता है, तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, तो इसलिए Cu2O का प्रेसिपिटेट पड़ता है। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअली खुद से रिड्यूस्ड होता है, पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, CH3CHO को CH3COOH बना देता है। यहाँ पर CH3COO- लिखा है उसका आयनिक फॉर्म। टॉलेंस भी सेम काम ही करता है, पर वहां पर सिल्वर का प्रेसिपिटेट पड़ता है। नेक्स्ट एसीटोन, और उसके साथ क्या था, एसीटोन और एसिटिक एसिड था। तो एसीटोन और एसिटिक एसिड में तुम क्या कर सकते हो, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कर सकते हो। एसीटोन में कोई रिएक्शन नहीं होगा, वेयरएज एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि वो एक एसिड है विथ एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें जो लाइम वाटर को मिल्की भी कर देता है।
तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कैसे भी लिख सकते हो। देखो एसिटिक एसिड जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2 का एफर्वेसेंस तैयार किया है यहाँ पर यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कोई भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुआ है, तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसे करके आप डिस्टिंग्विश यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन सी में चले आते हैं। 12 मार्क्स का जो सेक्शन होता है सबसे बड़ा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, गिव वन डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। एक डिफरेंस ही देने को बोला है, पर मैंने यहाँ पर पूरा जो डिफरेंस होता है ये पूरा ही लिख दिया है, यहाँ पर देख ही सकते हो। तो मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन जो यहाँ पर देने को बोला है ये ऊपर में दिया गया है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस that will interfere with each other for chemical reaction to occur within a limited time frame। जो नंबर ऑफ एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है या आयंस होता है जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, उसको ही मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है। जैसे कि समझ लो यहाँ पर H2 + I2, एरो देखिए यहाँ पर 2HI। तो यहाँ पर अगर तुम्हें पूछा जाए कि इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, तो यहाँ पर देखो H2 1 मोल लगा है और I2 1 मोल लगा है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो मॉलिक्यूलरिटी एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर देखोगे सिर्फ रिएक्टेंट में कितना मोल नंबर लगा है और उसको ही तुम बोल सकते हो कि वो ही मॉलिक्यूलरिटी है। जैसे कि यहाँ पर 1 मोल H2 और 1 मोल I2 लगा है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ऐसे करके मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो। तो मॉलिक्यूलरिटी का एक ही डिफरेंस देने को बोला है, तो यहाँ पर आप ऊपर वाला डिफरेंस भी दे सकते हो, नीचे वाला। ये 4 मैंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये मैंने लिख दिया है। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का जो डिफरेंस है, द नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। सम ऑफ पावर्स टू विच द रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस आर रेज्ड इन द रेट लॉ इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो मैंने बोला है लॉ ऑफ मास एक्शन में या रेट लॉ में, रेट इक्वेशन में जो होता है रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n, जहां पर n होता है एक्चुअली क्या, ऑर्डर। तो उसको एक्चुअली ऑर्डर बोला जाता है। जहां पर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है उसका जो समेशन होता है उसको ऑर्डर बोला जाता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज अ होल नंबर अदर देन 0। 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 मतलब कोई भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इट्स वैल्यूज आर लिमिटेड फ्रॉम 1 to 3, यही इसमें होता है, 1 से 3 तक ही होता है। इट कैन ईदर बी अ होल नंबर और अ फ्रैक्शन, देयरफॉर इट कैन बी 0, 1, 2, 3 और इवन अ फ्रैक्शन, जैसे कि 3/4 हो गया, हाफ हो गया। तो ऑर्डर का यही यूनिकनेस हो गया, 1/4 हो गया, हाफ हो गया, ऐसे करके ये ऑर्डर का यूनिकनेस है। ये 0 भी हो सकता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन के ऊपर अगर डिपेंड नहीं करेगा तो उसको 0 ऑर्डर बोल सकते हो तुम। The molecularity of a reaction is determined by looking at the reaction mechanism। 3 नंबर पॉइंट नहीं लिखो तभी अच्छा है। अगर एक डिफरेंस बोला गया है तो एक डिफरेंस आप ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला लिख दो, तब जाके हो जाएगा। 3 और 4 नंबर पॉइंट नहीं लिखो तब भी चल जाएगा। The order of the reaction is determined by the experimental method। वहां पर the molecularity of a reaction is obtained by rate determining step, or the order of reaction is obtained by the sum of the powers to which the reactant concentrations are raised in the rate law equation, जो ऊपर वाला चीज है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट वाला या सेकंड वाला में से कोई भी एक आप बोल सकते हो, और डेफिनेशन जो है ये ऊपर में दिया गया है। यहाँ पर बी नंबर में एक न्यूमेरिकल दिया गया है, रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K, इसको दिया गया है 4.5, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया गया है 10⁻⁻², सेकेंड इनवर्स। व्हाट विल बी द टाइम, तो यहाँ पर टाइम निकालने को बोला है फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब N0 हम लोग पकड़ लेते हैं 0.4, और फाइनल कंसंट्रेशन NT पकड़ लेते हैं जहाँ पर 0.2 यहाँ पर बोला गया। तो एक फॉर्मूला होता है एक्चुअली T इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303/K इंटू लॉग N0/NT, ये एक फॉर्मूला होता है, या A/A-x भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर N0/NT ये फॉर्मूला ही चूज किया है। तो 2.303 डिवाइडेड बाई K का जो वैल्यू होता है ये होता है 4.5 इंटू 10⁻², सेकेंड इनवर्स में है, इंटू लॉग N0 का वैल्यू मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 0.4 मोलर और फाइनल है 0.2 मोलर। तो ये अगर पॉइंट को अगर यहाँ पर उठा दो तो दो से ये कट जाएगा तो 2 बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर T इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2.303 इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाई
4.5 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू होता है 0.301 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये आपका आ जाएगा 15.40 सेकेंड। तो ये आपका टाइम आ गया। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि टाइम कितना होगा, तो टाइम 15.40 सेकेंड यहाँ पर हमारा निकल गया। तो ऐसे करके आप ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसका ही और में यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक नंबर पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। तो ये हमें दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। तो केस 1 यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, केस 1 जहाँ पर 99% रिएक्शन के लिए हम लोग निकालेंगे। तो 99% रिएक्शन के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, K इक्वल टू 2.303 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है डिवाइडेड बाई T इंटू लॉग। अब ये T 99 लिख देते हैं क्योंकि ये 99% का रिएक्शन है। तो यहाँ पर जब ही ऐसे परसेंटेज में दिया गया है तो ऊपर ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, A बाई A माइनस एक्स। अब ये A जब भी परसेंटेज में दिया गया है तो आप A को 100% पकड़ लेना। तो ऐसे करोगे तो 99% में क्या चला आएगा, ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 100 माइनस 99। तो आपका ये K इक्वल टू आ जाएगा क्या, 2.303 डिवाइडेड बाई T 99, मतलब 99% का जो टाइम लगता है यहाँ पर, लॉग 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 99 मतलब 1, मतलब log 100 एक्चुअली। तो log 100 मतलब क्या, log 10 का स्क्वायर, और 10 स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 2 log 10। तो log 10 का वैल्यू अब 1 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर K इक्वल टू हम लोग बोल सकते कि 2.303 डिवाइडेड बाई T 99 और ऊपर में इंटू 2, ऐसा हमारा आ जाएगा। ये हमारा एक नंबर चीज यहाँ पर चला है। अब केस 2, यहाँ पर अगर केस नंबर 2 हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं ब्लू से, तो केस 2 में एक्चुअली क्या होगा, ये किसके लिए बनाएगा, हम लोग किसके लिए बनाएंगे, 90% के लिए। तो K इक्वल टू 2.303 बाई T यहाँ पर 90 लिख देते हैं, और यहाँ पर सेम प्रोसेस से ही लॉग ऊपर हो जाएगा 100 क्योंकि जैसे ही परसेंटेज दिया गया है 100 हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन पकड़ लेते हैं, और नीचे हो जाएगा 100 माइनस 90। तो यहाँ पर बहुत आसान तरीके से आपका जो चला आएगा 2.303 बाई T90 इंटू लॉग, ऊपर में आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 10। तो ये इधर से क्या आ जाएगा, आपका 10 ही आ जाएगा, मतलब log 10 मतलब वैल्यू हो जाएगा क्या, 1। यहाँ पर से क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि 2 टाइम्स है, तो T90 और इक्वल टू K। तो यहाँ पर इसको हम लोग 2 नंबर दे देते हैं। अब इसको क्या देखो, एक नंबर में ही K निकला है, 2 नंबर में भी K निकला है, तो दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है। तो एक इक्वल टू हम लोग 2 नंबर कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई T99 इक्वल टू 2.303 बाई T90। तो यहाँ पर से 2.303 और 2.303 को अगर तुम काट दोगे तो आपका निकल जाएगा T90 इंटू 2 इक्वल टू T99। तो आपका ऐसा प्रूफ हो गया कि 99% के लिए जितना टाइम लगेगा 90% से वो डबल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर चला है, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो ऐसे एक और एक क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है जो 99.9% और 50% के बीच में होता है, रिलेशन बोला जाता है वहाँ पर, वो न्यूमेरिकल भी सेम प्रोसेस से ही सॉल्व होगा। अब बी,
फॉर अ रिएक्शन रेट इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर 1, बी टू दी पावर 1.5 और सी टू दी पावर 0, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर जिसको n से डिनोट किया जाता है वो एक्चुअली पावर का समेशन होता है। ऊपर में 1 है ए के, बी के 1.5 है तो 1.5 प्लस सी के ऊपर 0 है तो 1 प्लस 1.5 मतलब ये 2.5 आपका ओवरऑल ऑर्डर एक्चुअली हो जाएगा। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन था जिसको मैंने यहाँ पर बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जहां पर डीएफ ब्लॉक से ये क्वेश्चन है, यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मेटल किसको बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, और इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या डिफरेंस है, ट्रांजिशन मेटल एटम्स हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट d orbital whereas the inner transition metal atoms have their valence electron in the f orbital of the inner penultimate electron shell। तो यही बेसिक डिफरेंस है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है डी में होता है और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है एफ ऑर्बिटल में होता है। नेक्स्ट, वाई आर Zn2+ आयंस कलरलेस while Ni2+ आयंस आर ग्रीन। जो मैंने पहले ही बोला, कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कलरलेस होता है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम अगर ड्रॉ करोगे तो वहां पर देखोगे कि उसमें सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कलर प्रोड्यूस करता है। तो Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन अगर ड्रॉ करोगे, AR 3D10 होता है, AR मतलब 18 यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे ही इस शॉर्ट में यहाँ पर 12 में लिखना पड़ेगा। हैज ऑल फील्ड ऑर्बिटल्स therefore its salts are colorless। Ni2+ जो होगा उसका AR 3D8 है। अब 3D8 का अगर हम लोग यहाँ पर पिक्चर देख ले तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो इसीलिए क्या होगा, ये एक्चुअली कलर प्रोड्यूस करता है। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है उतना ही कलर का इंटेंसिटी भी ज्यादा होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ये पैरामैग्नेटिक भी होगा। ऐसा घुमा के भी पूछ सकते हैं कि Zn2+ जो है डायमैग्नेटिक है और Ni2+ पैरामैग्नेटिक है, क्यों? तो इसका भी आंसर सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया है। पोटाशियम ट्राईऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3। तो पोटाशियम ट्राईऑक्सालेटो, पोटाशियम मतलब K, एल्यूमिनेट मतलब Al, और ट्राईऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो मतलब C2O4, ऑक्सालेट आयन जो होगा। अब ये ट्राई बोला है, ट्राईऑक्सालेटो मतलब होल 3। इसमें क्या दिया गया है, 3। अब देखो 3 कैसे तुम यहाँ पर ले आओगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर Al का 3 आना चाहिए। तो Al का अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाए तो पोटाशियम का अगर हम लोग X मान लेते हैं, X प्लस एल्यूमिनियम का क्या होगा, 3 यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर C2O4 का -2 करके 3 होता है तो -6 इक्वल टू टोटल का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर X का वैल्यू कितना आ जाएगा, X का वैल्यू जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर K3 हो जाएगा एक्चुअली। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K3 Al C2O4 होल 3, क्योंकि C2O4 का -2 करके ऑक्सीडेशन नंबर होता है और एल्यूमिनियम का यहाँ पर 3 दिया गया है, और K जो है पोटाशियम, इसको हमने X पकड़ लिया तो इसका नंबर हमें निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके बैलेंस करके ये फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो। और यहाँ पर ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, जैसे फॉर्मूला लिखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर मैच करके फिर ये बाहर वाला जो चीज है, बाहर वाला जो कैटायन होगा या एनायन होगा, उसको तुम्हें बैलेंस करके ठीक ठाक से लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 नहीं आएगा। देखो पोटाशियम को अगर हम लोग 1 मान लेते हैं तो ये नहीं आएगा 3। यहाँ पर पोटाशियम को अगर 3 मानेंगे तभी जाके ये आएगा, क्योंकि पोटाशियम जो होता है वो +1 करके उसका चार्ज होता है। ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा, क्रोमियम मतलब Cr, और ट्राई एमीन मतलब क्या, NH3 उसमें 3, और ट्राई एक्वा मतलब H2O, H2O को एक्वा बोला जाता है उसमें 3। क्रोमियम 3 क्लोराइड मतलब क्लोराइड मतलब यहाँ पर Cl क्लोराइड, यहाँ पर मैंने एक ही दिया है। अब क्रोमियम 3, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आना चाहिए। देखो NH3 का तो 0 होता है क्योंकि वो टोटल कंपाउंड होता है, H2O का भी 0 होता है, तो एसेंशियली क्लोरीन का 3 होना चाहिए। क्लोरीन का अगर 3 क्लोरीन नहीं होगा, हर एक क्लोरीन जो होता है वो -1 करके होता है, तो 3 क्लोरीन होगा तभी जाके क्रोमियम का जो है +3 यहाँ पर निकल के आएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, CrNH3 होल 3 H2O होल 3 ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर Cl3। फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन CO, यहाँ पर कोबाल्ट दिया गया है और NH3 होल 6 3+ ऐसा दिया गया है।
बोला गया है स्टेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को बोला है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग X पकड़ लेते, प्लस NH3, इसका 0 होता है क्योंकि ये टोटल कंपाउंड होता है, तो 6 × 0 इक्वल टू इसका चार्ज। अगर किसी के ऊपर चार्ज नहीं रहे तब जाके 0 लिख सकते हो, तो इसमें +3, तो X इक्वल टू यहाँ पर +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ON जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, ये हमारा निकल गया क्या, +3। तो यहाँ पर कोबाल्ट एक्चुअली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लाइगेंड्स। तो नंबर ऑफ लाइगेंड्स यहाँ पर देख ही सकते हो, NH3 जो है ये मोनोडेंटेड लाइगेंड है। अब ये मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड क्या होता है, इसको अगर मालूम नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, इसका सेपरेट वीडियो मैं डाल दूंगा। तो मोनोडेंटेड लाइगेंड होता है, और मोनोडेंटेड लाइगेंड का नंबर जो होता है, नंबर ऑफ लाइगेंड इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये फॉर मोनोडेंटेड लाइगेंड होता है। तो नंबर ऑफ लाइगेंड कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइगेंड जो है 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका इधर 6 चला है। तो ऐसे करके जिसको सेकेंडरी वैलेंसी भी यहाँ पर बोला जाता है। घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, तो उसका आंसर होगा 6। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, CONH3 होल 6 3+, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर +6, क्योंकि NH3 जो है मोनोडेंटेड लाइगेंड है, वो सिंगल बॉन्ड करता है, और वो नंबर ऑफ लाइगेंड इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फॉर मोनोडेंटेड लाइगेंड। तो जितना कितना है, 6 है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसको सेकेंडरी वैलेंसी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, रीजन देने को बोला है, फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट द कोआगुलेशन पावर ऑफ फॉस्फेट आयन इज मोर देन क्लोराइड आयन। ये हार्डी-सूल्ज रूल के रिस्पेक्ट पे बोला गया है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड एक्चुअली एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट होता है, देयरफॉर इट विल कोआगुलेट अपॉन एडिशन ऑफ एनायन। कोई भी एनायन दोगे तो वो कोआगुलेट कर जाएगा अकॉर्डिंग टू हार्डी-सूल्ज रूल। ये लिखना ही पड़ेगा। क्या बोला गया है इसमें, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ग्रेटर द बैलेंस ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन या चार्ज ऑन आयन एडेड द ग्रेटर ऑफ इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन या कोआगुलेशन। जितना चार्ज ज्यादा होगा उसका प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होगा। तो फॉस्फेट में -3 चार्ज है, तो इसीलिए ये ट्राइवेलेंट होगा, विल कोआगुलेट द सॉल्ट मोर रेडिली देन मोनोवेलेंट क्लोराइड आयन जिसमें -1 चार्ज होता है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। यही है हार्डी-सूल्ज रूल कैटायन या एनायन के रिस्पेक्ट पे। तो यहाँ पर फॉस्फेट का -3 चार्ज है, इसीलिए इसका कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा है। नेक्स्ट 2 नंबर, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशंस आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। लायोफिलिक जो होता है ये क्यों मोर स्टेबल होता है, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज and the solvation of colloidal particles. On the other hand, the stability of lyophobic salts is only because of the presence of charge. Thus, the lyophilic salt is more stable than lyophobic salt due to extensive solvation. तो ये होता है इसका आंसर। जिलेटिन इज एडेड टू आइसक्रीम, क्यों, इसका रीजन क्या है, जिलेटिन एक्ट्स एज एन इमल्सिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखना पड़ेगा। एंड जनरली it is used to make the ice cream to get a soft texture. जो आइसक्रीम के अंदर जो आइस क्रिस्टल नहीं जमता, ये जिलेटिन के रिस्पेक्ट पे होता है। जिलेटिन अगर नहीं डालोगे तो उसमें बहुत बार आइस क्रिस्टल्स जम जाता है, तो खाने में अच्छा नहीं लगता। एंड फ्रेश अपीयरेंस, it prevents the formation of large crystals and also the consistency of the ice cream is maintained by, बहुत soft हो जाता है actually, by lowering its water content. Ice cream is a colloid and gelatin is added to stabilize the colloid. तो ये होता है इसका आंसर। इसको स्टेबिलाइज करने के लिए एज एन इमल्सिफायर इसको डाला जाता है। तो ये मैंने पूरा जो आईएससी का सेमेस्टर 2 का केमिस्ट्री का स्पेसिमेन पेपर जो था बोर्ड का, ये मैंने पूरा यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अगर समझ में आया है तो ये वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बार शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी ये वीडियो जो है, ये वीडियो से उनको भी हेल्प थोड़ा मिले। तो कुछ नया अगर सीखने को मिला है, और चैनल में अगर नया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।